CAPF एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो पेपर है, वही फॉर्मेट में चलेंगे अपन, इंग्लिश के क्वेश्चंस। दैन उसके बाद क्योंकि ये PDF ओरिजिनल PDF है, जो क्वेश्चन पेपर आया था मैंने उसी को लिया है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। और जिसका एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम साइड में कट करके दूसरे पेज पे पेस्ट करके फिर वहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पूछा गया है, जो 1990 के अंदर शुरू करी गई थी। अब इंटरस्टेट काउंसिल, अब देखो यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल क्यों बनाई गई है, इसका सबसे अच्छा रीज़न अगर आपको यहाँ पे भी नहीं भी पता हो तो आप देखो इंडिया के अंदर क्या है, यूनिटरी भी चलती है और फेडरल प्रोविजन भी चलते हैं। फेडरल प्रोविजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द पावर होता है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ पावर सेंटर के पास रहते हैं, कुछ पावर स्टेट के पास रहते हैं। तो अगर इंटरस्टेट काउंसिल्स बनाई जा रही है इंटरस्टेट स्टेट्स के लिए, तो उसका रीज़न क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फेडरल प्रोविजन होगा, क्योंकि सेंट्रल क्या स्ट्रेंथन करना चाहता है फेडरल प्रोविजंस को, ताकि स्टेट के पास भी कुछ ऑटोनॉमी रहे अपने काम करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल। ये वाला क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे। ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन है, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, और अगर उसका फर्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन वो सही है या फिर नहीं है। अब देखो, इंडिया शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टेडली डिक्रीज ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पे जब बात करते हैं 19th और 20, देखो तो स्टेडली डिक्रीज है, स्टेडली डिक्लाइन है, यानी डिक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। ये चीज़ हमेशा गलत होती है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 19th और 20th सेंचुरी की बात करिए, यानी कि हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम गुलाम थे किसके अंडर, कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स के अंदर थे हम। तो जब हम आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम थे, तो हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। उनकी सप्रेसिव पॉलिसी थी, परमानेंट सेटलमेंट था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, फिर क्रैश क्रॉप्स होनी चाहिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, कॉटन का प्रोडक्शन रोकना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें, पोर्ट्स वगैरह पे उन्होंने हमारा कब्जा कर लिया था। तो फिनिश्ड गुड्स को वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश्ड गुड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते थे। ऐसी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसलिए स्टेडली डिक्रीज हो रहा था वहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट देखो, देयर वॉज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। यहाँ पे क्या बोला है, देयर वॉज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन, वहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट डिक्लाइन नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ गलत होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन हो रहा है तो प्रोडक्शन में तो डिक्लाइन होगा ही होगा। ये बोल रहे हैं नो, कोई भी डिक्लाइन नहीं था प्रोडक्शन में, तो ये चीज़ गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्टेट आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की बात करें, कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। देखो सबसे पहले तो कैग का जो आर्टिकल होता है ना, वो होता है आर्टिकल 148। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कैग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब इसके फंक्शंस वगैरह याद करना है। इसका सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर जो होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा नहीं हेल्ड करा जाता। इनका ऑफिस जो होता है, इनकी जो एज होती है वो 6 से 65 ईयर्स के बीच में होती है। यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो चीज़ याद करना। लेकिन यहाँ पे हमसे रिमूवल का पूछा गया है और चैप्टर 49 के अंदर है ये, ठीक है, कैग लक्ष्मीकांत के अंदर। तो इसको जो रिमूवल होता है ना, रिमूवल होता है इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैग पढ़ लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेंगे। एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में होम मिनिस्ट्री देखेंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेंगे। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनी इज नॉट ट्रू। हमसे यहाँ पे वापस से पूछा गया है कि जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ब्रिटिश कंपनीज के टाइम पर, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत, सही नहीं है, जो गलत है, हमसे ये पूछा गया है। द कंपनी वॉज गारंटी अ रिटर्न ऑफ द 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रेलवे वॉट टू बी मैनेज मेनली बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो रेलवे है ना, वो मेनली गवर्नमेंट नहीं थी, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज करी जा रही थी, ठीक है। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ प्रिफरेंशियल फ्राइट वेटेड, तो ये भी गलत है, ऐसा प्रेफरेंशियल सिस्टम उनको दिया गया था। द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये चीज़ सही थी। गवर्नमेंट ने बोला था आपको 5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और आपको लैंड भी दी जाएगी ये रेलवे सेटलमेंट करने के लिए। तो हमसे गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है जो गलत है, गलत कौन सा है, 2 और 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नहीं, वही 2 जो हमने छोड़ा था। अब देखो हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनमें से कौन सी होम अफेयर्स के अंदर नहीं है। अब देखो यहाँ पे चीज़ देखो, असम राइफल, ये चीज़ लिख लेना कहीं पे और याद करना। देखो असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन इसको ऑपरेशनल किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स। यहाँ पे CISF किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CRPF किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल SSB किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हमसे कौन कौन से ऑप्शंस पूछे हैं? देखो BSF पूछा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भी है। CISF भी है, ये देखो CISF भी किस में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CRPF भी किस में है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सारी ही किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हमसे पूछा कौन सी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C। लद्दाख स्काउट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है। और यहाँ पे देखो SSB, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर है। स्पेशल SPG कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और ये इनके फंक्शंस ये रखें, विकीपीडिया से लिया था मैंने ये चीज़। अब हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसा कौन सा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है? तो यहाँ पर है राष्ट्रीय राइफल। जो राष्ट्रीय राइफल्स है वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। देखो अब जो सशस्त्र सीमा बल है ये किसके अंदर देखी थी हमने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। फिर NSD अपन ने किसके अंदर देखी थी? NSD अपन ने कहाँ देखा था? ये देखा है NSD नेशनल NSD, अच्छा इसमें नहीं है, ये रहा NSD भी किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये रही NSD। अब फिर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स भी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ये भी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी इस पूरे चार्ट से इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बतानी थी कि इनमें से, इन सारे में से कौन सी ऐसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है? तो वो है राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। और बाकी ये जो तिब्बतियन है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर है, NSD है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और SSB है, सशस्त्र सीमा बल है, वो किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। तो ये वाला जो चार्ट है वो लिख लेना कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले हिंदी के अंदर क्वेश्चन है सारे, ये हमने कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 7th के अंदर। हमसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। जम्मू कश्मीर ये किसके पास है? ये भी आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेन फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 के अंदर हुआ था। गांधी जी ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। अब इसके अंदर ही पूछा है कि मेन फ्रेजेस क्या थे इसके। स्ट्राइक्स थी, बाइकॉट्स थे, पिकेटिंग इन द अर्बन सेंटर्स, ये चीज़ सही थी। स्ट्राइक्स करने के लिए बोला गया था, बाइकॉट, हर चीज़ को बाइकॉट करने के लिए बोला गया था, ये सारी चीज़ सही थी। वाइड स्प्रेड अटैक्स इन द रूरल एरियाज ऑन मैनी सिंबल्स एंड मीन्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड अथॉरिटी, एग्जाम्पल रेलवे, टेलीग्राफ लाइन्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये चीज़ बोला था। करो या मरो का नारा दे दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने। तो जहाँ पे भी कॉलोनियल रूल को जो भी अथॉरिटी प्रेजेंट कर रही है उसके खिलाफ करने के लिए बोला था, तो ये भी सही है। फिर बोला गया फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल। फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग कब बनी थी? ये बहुत पहले बनी थी। एक तो एनी बेसेंट और एक सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे बनी थी, तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे नहीं है। फिर उसके बाद कर्नाटका मैथड, कर्नाटका मैथड भी है। कर्नाटका मैथड के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। तो अगर मुझे इसका आंसर करना हो तो मैं इसका आंसर क्या करूँगी? 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन इज C। अब आते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर द आर्टिकल 371G किससे कंस्टिट्यूट करता है? तो इसका आंसर मिजोरम है। ये जो 371G है ना, इसका एक शॉर्टकट है, तो मैं कभी बता दूंगी। मुझे वो अपनी डायरी नहीं मिल रही थी और मुझे अभी याद भी नहीं है एग्जैक्टली उसकी क्या ट्रिक थी, तो मैं यहाँ पे मेंशन करती थी। अदरवाइज मैं इसको बता दूंगी कि क्या ट्रिक से ये पूरे जो आर्टिकल्स हैं A से लेकर IG तक हैं उनको कैसे याद करते हैं। लेकिन इसका आंसर G का क्या है? मिजोरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन फ्रॉम द, ये देखो 2014 का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारे काम का नहीं है। अब होता है, हमसे पूछा गया है 12th की बात करते हैं। 12th में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द RIN म्यूटिनिटी। RIN म्यूटिनिटी के लिए कौन सा पार्ट नहीं है? इंडियन नेशनल आर्मी, ये इसका पार्ट नहीं है। HMS तलवार, ये चीज़ है। हंगर स्ट्राइक पर नेवल रेटिंग, RIN म्यूटिनिटी क्या था कि हंगर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए थे क्योंकि उन्होंने खराब खाने की, भेदभाव की, ये रिपोर्ट करनी शुरू करी, और इसमें लॉर्ड इरविन भी इसमें सपोर्टेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3, ऑप्शन B। फिर ये वाला क्वेश्चन भी अभी आगे है, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन 7 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। क्या ग्रेनविल
ग्रैनविल ऑस्टिन के हिसाब से कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग के अंदर, तो इन्होंने कहा था कंसाइज एंड अकोमोडेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इनको पद्मश्री मिला था 2011 के अंदर। ये एक हिस्टोरियन थे, अमेरिकन हिस्टोरियंस थे। तो इनका आंसर क्या, इसका आंसर क्या होता है, कंसाइज एंड अकोमोडेशन, यानी ऑप्शन इज बी। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8 सॉरी। देखो, Jammu Kashmir Light Infantry is an infantry regiment of the Indian Army. The regiment central is the Srinagar Airport Complex and the Avantipura with a winter setup near the Jammu. It is a regimental insignia consists of the pair of the crossed rifle. जम्मू कश्मीर ये 1947 से प्रेजेंट है, ये इंडिया में है और ये किसका पार्ट है, इंडियन आर्मी का। तो यहाँ पर ये किसकी रेजिमेंट है, रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी अभी, कर्नाटका मेथड। ये देखो ये वाला, ये ऑप्शन है, मैंने इसको बोला था कि मैं आपको अभी ये कर्नाटका मेथड क्या है। अब देखो ये कर्नाटका मेथड की जब हम बात करेंगे ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्शन था, जिसका अल्टीमेट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये शुरू हुआ था। कर्नाटका मेथड क्या था, The Karnataka method was system that saw many citizens of the state become part-time peasants, squat, tending farms throughout the day and carrying out sabotage operations at night. They were acting as a normal farmer throughout the day and enacting explosive resistance through the night. कर्नाटका मेथड को सिंपली समझ लो क्या चीज़ थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या होता, गांधी जी ने बहुत एग्रेसिवली बोल दिया था, करो या मरो, काम करना है या फिर मरना है, आज़ादी चाहिए या फिर हमें डेथ चाहिए, ठीक है, कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक हमें आज़ादी चाहिए। तो कर्नाटका मेथड के अंदर ऐसा मेथड हुआ था कि जो फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, वो दिन को तो नॉर्मल फार्मर की तरह काम करते थे खेतों के अंदर, लेकिन रात को वो क्या करते थे, लूटपाट मचाते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जितने भी काम करने होते थे, लोगों को मतलब जितने भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो वायलेंट हो चाहे इनवायलेंट हो, उसमें काम करते थे, ठीक है। तो सुबह तो एकदम नॉर्मल फार्मर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके वो एक क्रांतिकारी, नाइट के टाइम पे वो एक क्रांतिकारी की तरह काम करते थे। तो इसको कहा जाता था कर्नाटका मेथड। तो ये चीज़ एक बार याद रखना कि कर्नाटका मेथड क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमसे पूछा गया है कि लोकस स्टैंडी रूल जो मूव हुआ था कोर्ट के अंदर, वो कौन से केस के अंदर हुआ था। जो लोकस स्टैंडी होता है ना, इसका मतलब होता है देखो, कैन बी अंडरस्टूड एज अ लीगल कैपेसिटी टू चैलेंज लेजिस्लेशन एंड ऑर्डर और डिसीजन। लोकस स्टैंडी मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास ये पावर है, एक लीगल कैपेसिटी है, कानून ने आपको ये पावर प्रोवाइड करा है कि आप चैलेंज कर सकते हो लेजिस्लेशन को, ऑर्डर को और डिसीजन को। कोर्ट ने या फिर किसी ने भी कोई भी डिसीजन दिया है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में जाके, ये लोकस स्टैंडी कहलाता है। अब ये कहाँ पे आया था, ये किसके लिए फॉर्म में आया था, पीआईएल लिटिगेशन, और ये कौन सी केस में आया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे पास 3 केस और बचते हैं, एसआर बोमई, मिनर्वा मिल केस और केशवानंद भारती। देखो केशवानंद भारती तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसके मूल रूप जो ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकते, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कोर्ट ने ये कहा था कि हम ये अभी नहीं बता रहे हम कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम बताते जाएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कंडीशन के हिसाब से। तो ये तो सबको याद होना चाहिए कि केशवानंद भारती केस क्या है। फिर उसके बाद आते हैं एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में क्या होता है कि आर्बिट्रेरी, एसआर बोमई केस नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता था कि गवर्नमेंट है ना, जो प्रेसिडेंट या फिर जो गवर्नर होता था वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता था वहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को याद रखोगे कि एसआर बोमई केस के अंदर क्या होता है कि जो आर्बिट्रेरी डिसमिसल हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का अंडर आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल लगता है। इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंट रूल कहलाता है, और 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल रखता है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। तो ये क्या कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पे। अब देख लेते हैं मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल केस के अंदर क्या था, इसमें ही बोला गया था कि जो पावर है पार्लियामेंट का अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लिमिट करा जाता है। तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए,
ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये भी पावर नहीं है कि वो आपको अपने आप को खुद को अनलिमिटेड पावर दे दे कि वो कुछ भी काम करना चाहे। देखो उसका सिंपल मतलब ऐसा है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना दे। पार्लियामेंट अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, वो बहुमत में वो एक लॉ लेकर आए, वो कहे कि हम जो भी कहेंगे फ्यूचर में, या फिर हम जो भी फंडामेंटल राइट्स हो गए, हम प्रीएम्बल हो गया, हम कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। वो एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि आपको अनलिमिटेड पावर दे दे। अब सोचो ये बिल जो आया है सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सॉरी पार्लियामेंट में, ये हम कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज ला सकते हैं अपनी मर्जी से, तो क्या ये अनलिमिटेड पावर देना नहीं हुआ पार्लियामेंट को? तो बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कभी भी खुद को ऐसा कोई बिल या एक्ट बना के अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए। लेकिन हमारा इसका आंसर क्या है? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये सारे हिंदी के अंदर क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। अब ये थोड़े से यहाँ हैं। हु हैड द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब देखो एक चीज़ में ये एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले इस चीज़ को देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ RIN म्यूटिनिटी। ये चीज़ मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन इसका यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन इज नॉट एसोसिएटेड विद RIN म्यूटिनिटी। देखो फरवरी 18, 1946 को ये चीज़ शुरू हुई थी। रेटिंग HMIS तलवार और रॉयल इंडियन नेवी, ये चीज़ हंगर स्ट्राइक कर दी गई थी सेलर द्वारा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्डशिप फेस्ड बाय दैम। ठीक है, ये चीज़ वायलेंट ट्रायल हुआ था, ये सब पढ़ लेना, थोड़ा सा हिस्ट्री का है, तो ये चीज़ क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो चलो मैं इसको यहीं पे समझा देती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक किस किस से एसोसिएटेड थे, हमें वो चीज़ पता करनी है। अब देखो सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा, आंसर हम देख लेंगे इसका आंसर क्या है। पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले बोला है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है ब्रिटिश राज के तहत करी गई थी, ये तो ठीक है। कब फॉर्म हुई थी? 1870 के अंदर। किसने इसको फॉर्म करा था? महादेव गोविंद रनाडे ने करा था। ठीक है, और कहाँ पे था प्रेजेंट, कहाँ पे थी ये? पुणे के अंदर। तो पूना सार्वजनिक सभा, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने 1815 के अंदर करी थी कोलकाता के अंदर, प्रमोटिंग फ्री थिंकिंग। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा दे रखा है? एक तो एज ऑफ कंसेंट बिल और गौरक्षा सभा। तो देखो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जो कि 1991 भी बोला गया था। इसके अंदर क्या करा था कि जो मैरिज की एज थी, बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एज थी वो 10 से 12 कर दी गई थी। ठीक है, और ये सब बिल पास करा गया था 9 जनवरी को इनके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, बंगाल में ऑर्थोडॉक्स हिंदू कोर्ट के इसके अंदर, और इसके अंदर सपोर्टेड किसने करा था? राव बहादुर कृष्णा जी लक्ष्मण नुलकर फ्रॉम बॉम्बे, ये प्रेसिडेंट काउंसिल थे और लॉर्ड लैंसडाउन थे उस टाइम पर। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट क्या था? वही उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो सपोर्ट्स किसे? आर्य समाज फाउंडर दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, और इन सब ने इस चीज़ को सपोर्ट करा था। ये पूरा ऐसे पढ़ लेना, इसका स्लॉटर हुआ था यहाँ पे मूवमेंट, और ये चीज़ था। और किस किस ने अपोज करा था? हिंदूज, बुद्धिज्म और सिखिज्म ने। तो अब इसके हिसाब से अपना आंसर देख लेना कि किसके अंदर जो थे बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड करते थे। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया। अब इसका आंसर आप लोग खुद चेक करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट में राइट लिख देना, मैं नेक्स्ट में बता दूंगी बाद में। द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350। अब मुझे ये बताओ अंडर आर्टिकल 350 जो है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं? जो आर्टिकल 350 है, सबसे पहले तो आर्टिकल्स कहाँ से पढ़ने हैं? आर्टिकल्स हमें कहाँ से पढ़ने होंगे? ऑब्वियसली बात है, लक्ष्मीकांत से ही पढ़ने हैं आर्टिकल्स। और उसके अंदर पीछे ना एक इंडेक्स दे रखी है। अगर आप लोगों को ना थोड़े जैसे जो भी पेपर के अंदर आर्टिकल्स आते हैं ना, उन आर्टिकल्स को आप क्या करना कि उनको ना मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, और जब भी वो आर्टिकल आपसे पूछे जाए तो आप उनको मार्क कर लेना, जो भी पेपर में प्रीवियस पेपर में आए हुए हों, और फिर उनको जब रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर लेना। देखो जो आर्टिकल 350A है ना, वो लिंग्विस्टिक के बारे में बात करता है। इसके अंदर जो लैंग्वेज दे रखी है वो ऐसा बोलता है 350A का, फैसिलिटेट फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज।
प्राइमरी स्टेज पर जो मदर टंग को यूज़ करने के लिए बोला गया था, मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। तो आर्टिकल 350 जो है वो किसकी बात कर रहा है, मदर टंग की, कौन सी, प्राइमरी स्टेज में। और जब अगर हम आर्टिकल 350 की बात करेंगे तो लैंग्वेज जो आर्टिकल 350 है वो बोलता है लैंग्वेज यूज टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको लैंग्वेज को एड्रेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 350। बेसिकली आर्टिकल 350 किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से। तो 350A किससे रिलेटेड हो गया, मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। अब देखो इक्विवेलेंट रैंक, ये अभी आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का प्रपोजल नहीं था। अब देखो ये वाला जो गांधी जी वाला जो एरा शुरू होता है ना, गांधी जी का अराइवल होता है 1915 से, उसके बाद में 1947 तक जितनी भी चीज़ें हुई, कैबिनेट मिशन आया, साइमन कमीशन आया, उसके क्या प्रपोजल्स थे, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी हिरवन पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ, ये सब क्या चीज़ें हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग कैबिनेट मिशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, 3-tier स्ट्रक्चर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विद बोथ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। उसने बोला कि 3 tier स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रोविंसेस में भी, प्रोविंसेस बेसिकली पहले क्या होते थे, स्टेट्स कहा जाता था। यूनियन तो सेंटर हो गया, प्रोविंसेस स्टेट होते थे, प्रिंसली स्टेट होते थे जहाँ पे राजा और महाराजा राज करते थे। द फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी भी बात करी थी। अच्छा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। फिर क्रिएशन ऑफ द सोवरेन पाकिस्तान विद 6 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। देखो कैबिनेट मिशन या फिर किसी भी मिशन के अंदर पाकिस्तान की तो किसी ने बात ही नहीं करी थी, उन्होंने तो अपोज करा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा जो गलत है, हमसे नॉट ही पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन पे। राइट टू एजुकेशन भी अभी देखते हैं क्या चीज़ है। उससे पहले हम ये याद कर लेते हैं, ये 14 क्वेश्चन हो गया, 15 मैंने पहले करा दिया था, 16 भी हमारा हो गया है, 17th, ये जो 17 है इक्विवेलेंट रैंक वाला, ये चीज़ देखते हैं और अभी 19 भी देखेंगे। तो सबसे पहले 17 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द कॉमोडोर ऑफ द इंडियन नेवी इन द इंडियन आर्मी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा रखा है, ये चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि कौन किसके बराबर है। ये देखो यहाँ से पूरा दिख रहा है, जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। अमेरिकन, देखो ये जो लेफ्टिनेंट है वो ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं और लेफ्टिनेंट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं और लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ब्रिटिश फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसको अपन लेफ्टिनेंट बोलेंगे, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल। अब हमसे किसके बारे में पूछा गया है, कॉमोडोर पूछा गया है, किसमें, इंडियन नेवी में। अब इंडियन नेवी के अंदर कॉमोडोर है और इसके यहाँ पे ब्रिगेडियर है और यहाँ पे एयर कॉमोडोर। तो हमसे क्या पूछा गया है, इंडियन आर्मी में कौन है इसके, कॉमोडोर के ब्रिगेडियर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या क्या कहता है। सबसे पहले देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था वो 2002 के अंदर आया था और कौन से आर्टिकल में आया था, आर्टिकल 21A। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टिल द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री चाइल्डहुड। तो ये वाला सही है, राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन इन द नेबरहुड स्कूल, यही वाले एकदम सही है। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या बोला है कि प्रोविजन ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन decennial census, decennial census, election to local authority like state legislature, parliament and disaster relief, ये भी सही है। याद रखना ये भी राइट टू एजुकेशन के अंदर मेंशन करा गया था, तो ये भी सही है। अब देखो इसने यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे इसने क्या क्या प्रोहिबिट किया था, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कैपिटेशन फीस, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स एंड रनिंग ऑफ द स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये भी इसने मना करा था, प्रिवेंट करा था। अब उसके बाद देखो यहाँ पे और क्या पूछा है हमसे, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो ये राइट टू एजुकेशन का एक्ट नहीं था, ये फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, तो थर्ड तो गलत है यहाँ पे। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अब देखो ये वाली चीज़ तो सही है, लेकिन
आरटीआई एक्ट ये सारे फंडामेंटल राइट्स में के अंदर है, लेकिन ये आरटीआई एक्ट ने इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा है। आरटीआई एक्ट ने 6 से 14 ईयर्स के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई है, तो इसके अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल जो 30 है वो डील करता है राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू, ये जो है ना, ये आर्टिकल 30 जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 30 डील करता है मिनॉरिटी के राइट को एजुकेशन का, लेकिन ये जो आरटीआई एक्ट है वो डील नहीं करता, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि ये भी किसकी बात कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है। तो यहाँ पर आरटीआई एक्ट की बात हो रही है, तो आरटीआई एक्ट के अंदर आंसर सिर्फ 1 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हिंदी के अंदर क्वेश्चन है सारे हमारे पास 19 तक। अब आगे देखो, ये भी अभी आगे देखेंगे। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, ये एयरक्राफ्ट है, वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर है। अभी मैं इसकी एक पिक्चर दिखा दूंगी तो उससे थोड़ा सा याद रहेगा माइंड के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात पूछी गई है। पार्टीशन जब हो रहा था फ्रीडम ऑफ इंडिया मूवमेंट के अंदर, पार्टीशन जब हो रहा था उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। इन फरवरी 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस कम वॉट में। ये चीज़ गलत है। अगर उन्होंने मना ही कर देते तो इंडिया को पार्लियामेंट, इंडिया को फ्रीडम कैसे मिलती, इंडिपेंडेंस कैसे मिलती। तो यही चीज़ गलत है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमसे नॉन करेक्ट पूछा है। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड वेवल एडवोकेटेड टोटल विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश, ये चीज़ सही है। लॉर्ड वेवल ने बोला था कि टोटल विड्रॉल करना है हमें इस चीज़ को। फिर माउंटबेटन, फिर पार्टीशन वगैरह की बात हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन उन्होंने ये डेट फिक्स करी थी। इट वॉज लॉर्ड माउंटबेटन हु स्पीडेड अप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी सही है। फिर द प्लान बल्कान वॉज abandoned on the account of नेहरूज अपोजिशन टू इट। देखो ये प्लान जो है ना बल्कान्स वाला, बल्कान्स जो नेशन है उसमें क्या है, एक बहुत बड़ी सी कंट्री है, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने इस चीज़ को सजेस्ट करा था। और एक बार यूपीएससी में भी पूछ रखा है कि जो आईएएस वाला पेपर होता है उसमें भी पूछ रखा है उन्होंने कि जो प्लान बल्कान है वो किसका था, किसका ब्रेन चाइल्ड था वो, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन का था। उन्होंने एक ये चीज़ सजेस्ट करी थी कि जो इंडिया है उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, प्रिंसली स्टेट मतलब जितने भी स्टेट्स हैं जो अलग अलग रहना चाहते हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। लेकिन जो नेहरू जी थे उन्होंने ये चीज़ को अपोज कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में भी देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ देख लेना। जो देखो आर्टिकल 2 जो होता है ना, आर्टिकल 2 उन चीज़ों की बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है। और जो आर्टिकल 3 है ना, वो उन लोगों की बात करता है, उन स्टेट या फिर उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की, इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात करता है, जो ऑलरेडी इंडिया का, ऑलरेडी पार्ट ऑफ, जो ऑलरेडी पार्ट, ये क्यों जा रहा है, ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में ये डिफरेंस है। और ये जो नॉट इंडिया के पार्ट है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंडिया पार्ट्स है। अब आते हैं आर्टिकल 3 के बारे में हमसे पूछा गया है। आर्टिकल 3 के बारे में पूछा गया है तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो आर्टिकल 3 के बारे में सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर वॉर। आर्टिकल 3 ऑल्टर, स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये चीज़ बात करता है। वॉर डिक्लेयर करने की बात नहीं करता, ऑल्टर करने की बात करता है, इंक्रीज एरिया की बात करता है। ऑटोनॉमस काउंसिल यहाँ पर नहीं है, वो शेड्यूल एरियाज़ के अंदर आता है, जो कि 6 के अंदर, पार्ट 6 और पार्ट 5 के अंदर जो है ऑटोनॉमस काउंसिल शायद 6 के अंदर है, तो ये यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे बनती है, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला जो एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, उसके कुछ स्टेट हैं उसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 और 3, तो ये चीज़ हो जाएगा आंसर सी। अब इसके बाद आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडमान निकोबार आइसलैंड कमांड। अंडमान निकोबार की जो आइसलैंड कमांड है उसको कौन डिस्क्राइब करता है, अ यूनिफाइड कमांड कंप्राइजिंग ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। एक ऐसी कमांड है अंडमान निकोबार जो बहुत है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे चाइना का जो इंटरवेंशन है वो इंडियन ओशियन के अंदर बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने चाइना से ले लिया है। उनके अंदर स्ट्रैटेजिक, वियतनाम, लाओस वगैरह के अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा मनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सारी जो आइलैंड्स है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार कमांड एक है, एक ऐसी कमांड है जैसे आर्मी और
वगैरह भी वहाँ के लिए है, लेकिन उनकी भी एक कमांड है जिसके अंदर सब कुछ एक साथ है। आर्मी भी है, नेवी भी है, उनका कोस्ट गार्ड भी है और एयरफोर्स भी है। ठीक है, तो उसका आंसर है बी। अब आते हैं मैच करना है ये, तो मैच आगे देखते हैं मैच करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये 24 है, मैच करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि ई का मूवमेंट मापिला कौन कौन से थे, अवध किसान सभा किस किस के मूवमेंट्स थे। तो ये देखो ये सारा मैंने चीज़ लगा रखी है यहाँ पर, ये देख लो। जमींदारी सिस्टम्स के लिए हुआ था और इनसे कौन अटैक, ये कहाँ पे हुआ था, बिहार के अंदर हुआ था। कौन थे इनसे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो इस मूवमेंट के लिए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती यहाँ पे नहीं है, अच्छा और भी हैं, ये तो मेन है। फिर शर्मा, पंचानन, क्रियानंद, इनमें से कोई भी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे दे नहीं रखा। चलो देखते हैं दूसरा, आगे देखते हैं। बाबा रामचंद्रन, इसमें से एका मूवमेंट यूनिटी के लिए हुआ था। पीजेंट्स ही कहाँ पे हुआ था, हरदोई में, बहरीच और ये देखो ये रहा। एका मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, यूनिटी मूवमेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये, पीजेंट मूवमेंट हुआ था हरदोई में, बहरीच और सीतापुर में। कब हुआ था, 1921 के अंदर। खिलाफत मूवमेंट हेडेड बाय मदारी पासी। अब देखो इसका ये रहा, तो ए का मूवमेंट का तो 3 हो गया, तो बी का ऑप्शन 3 है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे यही पूछा, इसके बाद ये वाली सारी रिपोर्ट मतलब सारी उसकी डिटेल्स दे रखी है, क्या चीज़ है पढ़ लेना। हु वुड नॉट लीव इजेक्टेड, रिफ्यूज टू फोर्स लेबर के लिए, वुड गिव नो क्रिमिनल हैपन अबाइड बाय द पंचायत डिसीजन। देखो एका मूवमेंट के अंदर सिंपल मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ हुआ था। देखो क्या था कि वहाँ पे क्या होता है, एका मूवमेंट हुआ था, अगर उन्होंने ऐसा बोला था कि हम जो है ना क्रिमिनल्स और जो क्रिमिनल तरीके होते हैं, वायलेंस तरीके होते हैं, जमींदार का हम है ना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारा जितना कर बनता है, मतलब जितना हमारा टैक्स बनता है, हम उतना अमाउंट का टैक्स हमें उनको देंगे, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे। और हम कभी भी वायलेंस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, क्रिमिनलाइजेशन नहीं करेंगे, किसी में चीज़ में क्रिमिनल तरीका के यूज़ नहीं करेंगे और फोर्स लेबर नहीं करेंगे। लेकिन ज़मींदारों का जितना हक बनता है, जितना टैक्स उनको देना है, हम उतना देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो बस यही चीज़ हुई थी, ज़मींदार और उनमें लड़ाई होने लग गई थी क्योंकि ज़्यादा टैक्स वगैरह के लिए। लेकिन उन्होंने बोला था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे, लेकिन जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनका सपोर्ट हम नहीं करेंगे, ना तो हम फोर्स लेबर करेंगे, ना ज़्यादा टैक्स देंगे और कोई भी क्रिमिनल तरीका भी नहीं करेंगे और रेवेन्यू भी नहीं देंगे रिसिप्ट के बिना। ठीक है, अब दूसरी बात आती है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में बनी थी। कब बनी थी, 17 अक्टूबर 1920 को। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, बाबा रामचंद्रन, टू वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, हेल्प करने के लिए फार्मर्स को। तो अब हमारे पास अवध किसान सभा किसके, बाबा रामचंद्रन, तो ये इनका हो गया। अब मापला पढ़ते हैं, मोपला और मापला, मोपला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोपला जो होता है मालाबार रीजन के अंदर हुआ था। वहाँ पे जो मुस्लिम होते हैं, मापिला जो मुस्लिम्स होते हैं, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। सबसे पहले तो ये जो था ना, ये ना ज़मींदार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और ये हेडेड किसके द्वारा कराया गया था, कुंजी अहमद हाजी के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, तो बहिष्कृत ये चीज़ हो जाएगा, करयानंद शर्मा, इसके हिसाब से देख लेना। देखो इसके शायद मापला जो होता है ना, मालाबार रीजन के अंदर हुआ था। मैं इस चीज़ की स्टोरी बता देती हूँ। मापला रिवोल्ट जो हुआ था ना, वहाँ पे जो केरल साइड है ना, वहाँ पे एक कास्ट रहती है, मुस्लिम की कास्ट रहती थी, मुस्लिम कास्ट रहती है मापिला नाम से। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा जाता था, ज़मींदार। और ज़मींदार नॉर्मली क्या होते थे, मारवाड़ी लोग होते थे और वो लोग हिंदू भी होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़मींदार से बढ़ के ये हिंदू हुआ और फिर क्या हुआ, उनको ब्रिटिश भी सप्रेस करने आ गए, तो वो ब्रिटिश के खिलाफ भी हो गया था। तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन इसको एंड में सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा। ठीक है, केरला के अंदर हुआ था ये, साउथर्न केरला में। अब आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सबको पता है, ब्रह्मोस जो नाम है वो इंडिया और रशिया का है। ब्रह्मपुत्रा और जो रशिया की नदी है मोस्कवा शायद प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। तो इन दोनों से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है। और ये क्या है, 2 स्टेज शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सबको पता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ब्रह्मोस मिसाइल। ये देखो इसका मैंने डायग्राम लगा रखा है, ये डिस्प्ले के लिए लगा रखी है, ब्रह्मोस जो भारत और रशिया का है और इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर है।
फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, जिसकी स्पीड क्या है, मैच 2.8, ठीक है, जो कि नियरली 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है। तो 2 स्टेज होता है। 2 स्टेज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक वाले में तो देखो 2 स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर इसके अंदर STAG, फर्स्ट स्टेज के अंदर इसके अंदर सॉलिड भरा जाता है, सॉलिड, और सेकंड स्टेज के अंदर इसके अंदर लिक्विड रैमजेट इंजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर कहाँ से लॉन्च कर सकते हो आप इसे, लैंड से, एयर से, सी से, और मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल होती है। और इसका मतलब होता है फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है आप उसको बार बार गाइड नहीं करना पड़ता, एक बार आप उसको छोड़ दो टारगेट पे लगाकर, ये अपने आप उसको फॉलो कर लेगी। तो ये चीज़ हो गई है। ये अब देखो INS विक्रमादित्य के लिए मैंने बोला था क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये देखो ये है इसका INS विक्रमादित्य की पिक्चर, तो ये है, इसके बारे में याद कर लेना, देख लेना, मतलब एक बार याद रखो। यहाँ पे ये हेलीपैड बना रखे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्र के अंदर जब एयरक्राफ्ट को कैरी करना होता है, और ये इनका रनवे है। कभी आप लोगों ने ना कोई सीरियल वगैरह देखा होगा या फिर मूवी देखी होगी, तो जब वो समुद्र में, अब समुद्र में तो लैंड कहाँ से करेंगे ना, तो उनके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जाते हैं समुद्र में, वो इस टाइप के होते हैं। तो INS विक्रमादित्य भी एक ऐसा है जो समुद्र के अंदर प्लेन्स को लॉन्च करने के लिए, हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए जो सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं, ये चीज़ हमने कर ली है, हिंदी के अंदर क्वेश्चन है। अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, ये आगे देखेंगे। ब्रह्मोस, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में कर पाऊंगी आगे। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ, ब्रह्मोस किसका नेम है, हमने देख लिया। शॉर्ट रेंज, ये भी सही है। अब ये बारदोली सत्याग्रह, और ये चीज़ अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 355 पे। अब हमारे पास हमसे देखो, अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे, एक अभी हमसे क्या पूछा था, आर्टिकल्स पूछे थे उन्होंने, 350 पूछा था। अब उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया, 355 हो गया है, 355 पूछ लिया, यानी आर्टिकल से इसी पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो 350A से पूछा गया था और एक 355 से पूछा गया है। और 355 जो होता है ना, इसके अंदर ड्यूटी बताई जाती है यूनियन की कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये चीज़ इसका सही है, आंसर इज ए। याद रखना आर्टिकल 355। प्रेजेंट क्या आप, ये वापस से करंट का क्वेश्चन है, लीव इट, अभी काम का नहीं है, 2023 चल रहा है तो ये काम का नहीं है। हु फंक्शन एज अ चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, कौन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरह फंक्शन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमॉन्ग द चीफ्स ऑफ द 3 सर्विसेज। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग होता है ना, उसको बनाया जाता है चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। उस टाइम पे CDS रावत जो, मतलब उस टाइम पे ये जो चीज़ चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए थे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी, इसलिए इससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं इसी सेम पेपर में, तो इसलिए इसका आंसर तो वैसे बी है। आगे करते हैं। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है 25th नहीं, 25th नहीं, ये 27th वाला क्वेश्चन है, ये वाला बारदोली सत्याग्रह, तेभागा और सत्य शुद्धक समाज और ये सारे मूवमेंट्स, इनके बारे में बात करी गई है। अब देख लो ये किसके बारे में था, क्या था, और ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1928 के अंदर गुजरात के अंदर शुरू हुआ था, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये किसके द्वारा करा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। और ये यहाँ पे कौन से पीजेंट्स फार्मर्स थे, फार्मर ऑफ द बारदोली अगेंस्ट द अनजस्टिस राइजिंग ऑफ द टैक्स। अब देखो बारदोली सत्याग्रह, ये चीज़ तो हो गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था, लीड करा था। और ये किसके, हमसे यहाँ पे पूछा गया कि मास बेस कौन सा था, फॉलोइंग कौन सी थी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल्सो वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कपिल राज कास्ट। कौन सी कास्ट के बारे में बात करी गई है, कपिल राज कास्ट, यानी एक का कौन सा है, सेकंड, यानी ये ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ था कब, 1946 से 47 के बीच में। जो शेयर क्रॉपर्स थे वो 1/3 बोल रहे थे कि हम 1/3 ही पे करेंगे टैक्स, लेकिन इतना ज़्यादा उनसे मांगा गया था, तो यहाँ पे क्लैश शुरू हो गया था जोतदार्स और बारगरदार्स, मतलब जो शेयर क्रॉपर्स होते थे और जो जमींदार वगैरह होते थे, उनके बीच में एक क्लैश शुरू हो चुका था, ठीक है। अब तो किसके में, शेयर क्रॉपर्स, तो तबागा, ये रहा बारगरदार शेयर क्रॉपर्स के बीच में। फिर होता है सत्य शुद्धक समाज,
ये कब था, ये ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट करा था। ये कब स्टार्ट करा गया, तो 24 सितंबर 1973 के अंदर। सत्य शुद्धक समाज क्या था, सारी कास्ट के लिए था। और ये जो लोग अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस थी उस चीज़ को रिमूव करने के लिए शुरू करा गया था। और ये कौन सी कास्ट के लिए था, ये था कुंबी, माली, पॉटर्स, कारपेंटर और अदर शूद्रास, जो नीचे जाति मानी जाती थी उस जमाने में, उनके लिए था, उनको सपोर्ट करने के लिए था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर उसके बाद हमसे लास्ट पूछा गया उलूगन, ये था ग्रेट टुमुलट। टुमुलट इसका मतलब होता है मतलब कैसे समझाऊं हिंदी में, बहुत ऊपर नीचे अफरा तफरी वाला। और ये क्या था, टू स्टैब्लिश अ मुंडा राजन एंड इंडिपेंडेंस। और बिस्रा मुंडा के टाइम पे ये किया गया था। मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट और स्टैब्लिश्ड मुंडा राज, मतलब वही जमींदार और वो लड़े थे एक दूसरे के लिए, कि फार्मर्स लड़े थे अपने राइट्स के लिए जमींदार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, हिंदूज जो मनी लैंडर्स थे उनके खिलाफ। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेना। देखो बी का कौन सा ऑप्शन आया अपने पास, बी का आया 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज बी। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये सारी कमेटी रिलेटेड है। ये जो है ना बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। पढ़ी है वहाँ पर, पंचायती राज से रिलेटेड है बलवंत राय मेहता कमेटी। और हमसे किससे पूछिए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से पूछिए। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म से ये तीनों कमेटी है। और यहाँ पे देख लो बलवंत राय मेहता कमेटी है, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, 24 नवंबर 1957 को। इसने स्टैब्लिश करना था स्कीम ऑफ दी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच फाइनली केम टू बी नोन एज अ पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। कब आई थी, 1957 में, आज़ादी के एक साल बाद अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन। तो इसका ये तीनों ही आंसर सही है। देखो इसका 25 के ऑप्शन क्या है, बलवंत राय फोर्थ नहीं आएगी, फोर्थ किसमें, इसमें इसमें इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये 30 तक हो गए हैं। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फीचर ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। अब मुझे ये बताओ, होम रूल मूवमेंट जो आया था वो क्यों आया था, क्या पर्पस था उसका, किसने शुरू करा था, कहाँ शुरू करा था, और दोनों जो सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट द्वारा शुरू करा गया था, तो उनके मेंबर्स कौन थे, मेंबर कौन कौन थे, उनकी क्या क्या थी, वो कहाँ कहाँ पे थे, कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे, जैसे बॉम्बे में हुए थे, नागपुर में हुए थे। तो ये चीज़ें बतानी है इसके बारे में। अब देखो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं था। देखो होम रूल मतलब होता है स्वराज, खुद की मूवमेंट, खुद का रूल लाने की, स्वराज लाने की, स्व खुद का राज, खुद की गवर्नमेंट लाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसमें बायकॉट और पिकेटिंग की बात नहीं करी गई थी। बायकॉट की बात करी गई थी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसमें नहीं आएगी। तो इसका आंसर तो नॉट पूछा है हमसे, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। 2 सेपरेट होम रूल लीग अदर देन द ऑल इंडिया होम रूल लीग ऑर्गेनाइजेशन। 2 सेपरेट होम रूल लीग आई थी, एक सुभाष चंद्र बोस और एक एनी बेसेंट के टाइम पे। सेटिंग अप ऑफ द डिस्कशन ग्रुप एंड द रीडिंग रूम, ये भी सही है। ठीक है, सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ द पैम्पलेट्स, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सब कुछ, जो पैम्पलेट्स है उसका सर्कुलेशन तो हर कोई करता है, तो ये भी सही है। अब आते हैं हम सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पे, इसको भी आगे देखेंगे। ऑल द प्रपोजेज, ये भी आगे देखेंगे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हम आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये इसमें कौन सा करेक्ट है, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा कब का है, 2015 का टाइम का है। तो उसके बाद से अब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डिफेंस के अंदर भी हमने बहुत सारा मेक इन इंडिया आ गया है। तो ये क्वेश्चन अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर देख लो, इसका आंसर अभी भी यही है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। आज भी लार्जेस्ट इंडिया और पहले भी लार्जेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इतना ध्यान रखो। अब ये वाला स्प्लिट का क्या रीज़न था 1983 के अंदर, 1893 के अंदर, सॉरी, आर्य समाज के अंदर, वो चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक तो मुझे ये बताओ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये वाली चीज़, और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक बार पढ़ लेना। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बीच में एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नहीं मतलब एक यूनिटी बना रखी है उन्होंने।
लक्ष्मीकांत के अंदर पूरा पढ़ लेना। 2-2 3-3 पेज के पेपर, 2-2 3-3 पेज के चैप्टर है ये पूरे सारे के सारे। तो ये फटाफट पढ़ोगे ना, एक दिन के अंदर ही कर लेना, सारे चैप्टर आराम से हो जाएंगे। अब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें बता देती हूँ। एक तो देखो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1993 के अंदर आई थी। मल्टी मेंबर बॉडी होती है स्टैच्यूटरी, मैं लिख देती हूँ, 1993 के अंदर आई थी। मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें चेयरमैन होते हैं और प्लस 3 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। फिर इसका सैलरी और अलाउंस जो होता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। प्रेसिडेंट इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं इनको। सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, सिविल कोर्ट होता है। और इनके पास, इनको एनुअल रिपोर्ट किसको देनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इनका जो चेयरमैन होता है, इनका जो चेयरमैन होता है ओनली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दी हैं। रिटायर्ड जज वगैरह होता है तो आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें याद आ जाएगी खुद को ही। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करी जाती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करी गई है। द चेयरमैन, अब कौन सी चीज़ें इसमें सही है वो नहीं है वो हमें बतानी है। अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिटायर होगा तो चेयरपर्सन तो वो हो नहीं सकता, तो ये चीज़ तो गलत है। हाँ मेंबर ओनली बोला है, और वो भी किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का तो नहीं हो सकता, तो ये गलत है। 1 गलत है। अब 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो आंसर तो डायरेक्टली डी आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 1 मेंबर हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 1 मेंबर हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस, चेयरमैन के अलावा अदर पर्सन्स, 2 मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम द अमॉन्ग्स्ट मेंबर हु नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर ऑफ द ह्यूमन राइट। क्या था इसमें, कितने अपॉइंट कर रहे थे अपन, चेयरमैन प्लस 4 पर्सन, तो 4 में से 1 जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, 1 हाई कोर्ट का, और 2 कितने होने चाहिए जिनको स्पेशल नॉलेज हो किसमें, ह्यूमन राइट्स में। लेकिन जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन की बात हो रही है, जो चेयरपर्सन है वो क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, वो भी किसका, रिटायर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो आंसर इसलिए इसमें हमारा क्या है, डी। अब देखते हैं सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो आई थी, कमीशन जो आया था, उसने क्या क्या रिपोर्ट्स दी थी। सेकंड देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, एथिक्स इन गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करी थी, और कम्बैक्टिंग टेररिज्म के बारे में बात करी थी। यहाँ पर उसने कभी भी टेररिज्म, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन के बारे में बात नहीं करी गई है। और सेकंड, फर्स्ट ARC रिपोर्ट जो आई थी 1966 के अंदर आई थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी, और बाय के हनुमंथा इनके द्वारा लाई गई थी। और सेकंड ARC रिपोर्ट जो कंस्टिट्यूट करी गई थी वो 2005 के अंदर करी गई थी, और चेयर्ड बाय किसकी गई थी, वीरप्पा मोइली। तो इसलिए इसका आंसर, ये तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन हमें तो आंसर करना है, तो आंसर में फोर्थ तो नहीं है इसके अंदर, तो फोर्थ अब ये वाला गया, ये वाला गया, और ये तीनों चीज़ें ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3। और उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट कब आई थी, तो हम बता देंगे 1966 में आई थी, और के हनुमंथा इन्होंने करी थी, और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी। सेकंड आई थी 2005 में, किसके द्वारा चेयर्ड करी गई थी, वीरप्पा मोइली। तो ये चीज़ कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन भी वैसे करंट का ही है। द प्रपोजल, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रपोजल रखा गया था एक्विजिशन करने का वेपन सिस्टम इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रुपी रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ, किसका रिक्वायर्ड चाहिए, अप्रूवल का। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 500 करोड़ होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री, 500 से 1000 के बीच में होगा तो फाइनेंस, और 1000 से ज़्यादा होगा तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो अब हमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि 1000 से ज़्यादा है, मोर देन 1000 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ दे रखी है। आर्म फोर्स के लिए लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान आया था, LTIPP, जो 15 साल का पीरियड कवर करता है, और वो 15 साल का कब से कवर था, 2012 से 2027 तक। 5 ईयर सर्विस,
कैपिटल एक्विजिशन प्लान जिसकी ये चीज़ लिमिट दी गई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह अभी हैं, किसके पास चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किसके पास है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, तो ये चीज़ पढ़ लेना। अब देखो एक और चीज़, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है ना, वो किसके द्वारा चेयर करी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और अभी अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर वैसे तो क्या हो जाएगा, डी।